ओ हेलो देन। तो कल हमने पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर होता क्या है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया था कि एवरीथिंग जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, उसे मैटर कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, क्या एयर मैटर है और लाइट क्या मैटर है। अगर मैं पूछूं कि लाइट और एयर भी क्या मैटर है, जैसे हमें ये तो पता है कि ये पेन, ये कॉपी, ये तो मैटर है, हमें ये तो पता है, पर क्या लाइट और एयर मैटर है कि नहीं, हमें ये जानना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि लाइट मैटर है या फिर एयर मैटर है। तो अगर मैं बात करूं एयर की, तो एयर को अगर हम सिलेंडर में भरें तो हमें पता है उसके अंदर मास आ जाता है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी यानी कि मैटर हो है तो मास होना चाहिए। तो सिलेंडर के अंदर हम जब एयर को भरते हैं तो मास तो आ जाता है। और वहीं अगर बात करूँ स्पेस ऑक्यूपाई करने की, अगर वही एयर को अगर हम बैलून में भर देते हैं तो उसके अंदर स्पेस भी आ जाता है। ठीक है, मतलब दोनों प्रॉपर्टी मास और स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। एयर ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर देता है। ठीक है, यानी कि एयर तो हमारा मैटर है, पर क्या लाइट हमारा मैटर है? नहीं। क्यों? लाइट दो नेचर को शो करता है, पहला है पार्टिकल नेचर, ठीक है, और दूसरा है वेव नेचर। ठीक है, पर लाइट हमारा मैटर तो नहीं है। ठीक है, लाइट पार्टिकल और वेव नेचर शो करता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमें बस इतना ही पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले थे वो है जॉन डाल्टन के बारे में। यही वो थे जिन्होंने कहा था कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है। इन्होंने ये बात 1808 में कही थी। ठीक है, पर इन्होंने यही गलत कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है, पर यही गलत था। हम जानते हैं कि एटम से भी कुछ स्मॉलेस्ट होता है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यही बात जॉन डाल्टन नहीं कह पाए थे। ठीक है, तो यही आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। फ़िलहाल हम ये जान लेते हैं कि जॉन डाल्टन को फादर ऑफ एटम भी कहा जाता है, क्योंकि यही थे जिन्होंने एटम की खोज करी थी। अब इन्होंने ही साइज़ ऑफ एटम के बारे में बताया था कि एक एटम का साइज़ 10⁻10 मीटर होता है। हमें ये पता है कि इसे 1 आर्मस्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, वही एटम के कंसीडर में उसकी न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻15 मीटर छोटा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक एटम और उसके न्यूक्लियस के बीच की साइज़ की, तो कितना होता है? अगर एक एटम का साइज़ 10⁻5 है तो उसके एटम का साइज़ 1 होगा। ठीक है, यही हमने यहाँ रेशो निकाला है। या फिर अगर बात करूँ कि एक एटम का साइज़ अगर 1 है तो उसके न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻5 गुना कम होगा। ठीक है, तो यही है एटम और उसके न्यूक्लियस के बीच में एक रिलेशन, उनके बीच का एक रेशो। ठीक है, और अब हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। हमें ये तो पता है कि सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, 1897 में करी थी। हमें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। हमें मास भी पता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जो कि सबसे कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ठीक है, पर सर जे थॉमसन ने कहा था, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, तो उन्होंने कैसे करी थी, उन्होंने क्या कहना था उनका? तो उनका कहना ये था कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे इन्होंने वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल का यूज़ किया था इलेक्ट्रॉन को डिफ़ाइन करने के लिए। मतलब ये है कि जैसे हम एक पुडिंग होती है, ठीक है, उसके बीच में ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन कहेंगे और बाकी का पूरा एरिया एटम होगा। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज और बाकी एरिया प्रोटॉन और एटम होगा। ठीक है, या फिर मैं अगर बात करूँ
वाटरमेलन की यानी कि तरबूज की। तो जैसे हमें पता है कि तरबूज के अंदर बीज भी होते हैं, तो ये जो बीज होंगे ये इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी का एरिया एटम का हिस्सा होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ होगा। ठीक है, और एक साथ होने के चलते वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारा एटम तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही इनका ड्रॉबैक था कि ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे। वही इनके बाद आए रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी थी 1886 में। वही प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिमिलर होता है, पर वही मास में इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है, वहीं अगर बात करूं कि इसकी खोज करी कैसे गई थी, कि मतलब प्रोटॉन कैसे डिफ़ाइन किया गया था, तो वहाँ आए थे गोल्डस्टीन। ठीक है, तो अब गोल्डस्टीन ने यूज़ किया था गोल्ड फॉइल मॉडल का। इन्होंने ये कहा था कि एक गोल्ड की फॉइल है जो कि सेंटर में होगी। ठीक है, और यहाँ से एक हम अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्रक करेंगे। अगर गोल्ड फॉइल पे जो अल्फ़ा पार्टिकल लग रहे हैं वो लग के तो कुछ मुड़ जाएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो टकरा के सेम पोजीशन पे वापस आएंगे। ठीक है, जहाँ टकरा के वापस आ गए, ठीक है, उस एरिए को, उस हिस्से को इन्होंने पॉजिटिव चार्ज का नाम दे दिया। ठीक है, और उसी पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने न्यूक्लियस कह दिया। ठीक है, और अगर गोल्ड फॉइल ही हमने क्यों यूज़ किया, तो गोल्ड फॉइल ही यहाँ पे हमने गोल्ड फॉइल यूज़ किया कि गोल्ड फॉइल इसलिए हमने यूज़ किया कि गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसे पीट के जितना हो सके उतना पतला किया जा सकता है। यानी कि गोल्ड की एक थिन फिल्म ली गई थी जिसका थिकनेस था 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए हमने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था। अब हम कल पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी। ठीक है, तो सी यू सून, हम लोग कल मिलते हैं।